स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर जो है वन लाइन के क्वेश्चन है, आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यदि आप ITI की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले मैं 2 वीडियो वन लाइन के क्वेश्चन DC जनरेटर में कवर कराया था। ये क्वेश्चन है DC मोटर से रिलेटेड। ठीक, यदि आप ITI कर रहे हो, आपके पेपर अभी होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ के जाना। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव आपके तैयार होंगे। वन लाइन के क्वेश्चन है, आपको बहुत बेहतरीन से मैं समझा दूंगा, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल करेगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज के जैसे दिया गया है, DC सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन DC मोटर कहलाती है। आई होप आपको मालूम होगा कि जो DC मोटर होती है, DC मोटर का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है और वो आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस मोटर कहलाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये DC मोटर है तो आपको इस मोटर पे DC सप्लाई देना पड़ेगा, जो एक की प्लस होती है माइनस। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के रूप में DC सप्लाई दोगे, तभी आपको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। ये डाउट खत्म। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? आप यही बताओगे मोटर। आपसे ये पूछ सकता है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? उसको बोलते हैं DC जनरेटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही मशीन को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करके DC जनरेटर के रूप में तथा वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करके DC मोटर के रूप में प्रचालित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मशीन है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा दे करके एक DC सोर्स के रूप में बिजली भी बना सकते हैं और उसी के साथ साथ हम DC मोटर के रूप में चला सकते हैं। ठीक, अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, DC मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ के सिद्धांत पर जो हमारी मोटरें होती हैं उसके सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि चालक को यानी कंडक्टर को एक तार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो, कोई भी कंडक्टर है, चालक को एक तार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो चालक के ऊपर एक ट्विस्टिंग आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी हम कोई भी कंडक्टर है उसको यदि हम कॉइल के रूप में बना देते हैं, कॉइल के रूप में जब बनाने से उसमें जब सप्लाई देते हैं तो उसमें एक ट्विस्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। देखो, जैसा कि आपने एक आर्मेचर होता है, एक होता है स्टेटर। आर्मेचर क्या होता है, और जिसको बोलते हो आप लोग रोटर होता है, घूमता है। इसको एक बाइंडिंग की जाती है, इसमें भी और इसमें भी की जाती है। जब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस आर्मेचर पर इफेक्ट डालेगा तो ये आर्मेचर एक टार्क जनरेट करेगा, यानी ट्विस्टिंग का आघूर्ण। ट्विस्ट मतलब घूमने वाला आघूर्ण बल उत्पन्न होता है। ठीक, अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा आर्मेचर धारावाही चालक की, आर्मेचर जो है धारावाही कंडक्टर की घूर्णन अथवा गति की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यदि आपको मोटर की घूमने की दिशा और मोटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मोटर की धारा की दिशा यदि आपको एक ज्ञात करना नहीं, फाइंड करना है, तो आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल अपनाना पड़ेगा। ठीक, ये जो हमारा अंगूठा होता है तो ये EMF को हमारे जो कंडक्टर होता है उसके घूमने की दिशा को बताता है, बल कैसे लग रहा है। हमारे कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में फोर्स कैसे लग रहा है,
जो हमारी फोर फिंगर होती है तो ये फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, हमारे फ्लक्स कैसे घूम रहा है, कैसे कट रहा है। जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ये बताती है धारा को। ये डिप करता है लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग डीसी मोटर पे किया जाता है। यदि यहीं पे राइट हैंड रूल की बात किया जाए तो राइट हैंड रूल पे सिर्फ एक ही चीज़ का चेंजेस होता है, वो होता है ईएमएफ का। अंगूठा कंडक्टर के घूमने की दिशा ही प्रदर्शित करता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स को दिशा को प्रदर्शित करता है। बट ये जो मोटर में करंट को प्रदर्शित कर रही थी तो जनरेटर में ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा बताएगा कि उत्पन्न ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है डीसी जनरेटर पे कौन सा रूल यूज करते हो, तो आप यही बताओगे कि डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल यूज करते हैं। डीसी मोटर पे लेफ्ट हैंड रूल इजाद किया जाता है। मैं बता दिया हूँ कि लेफ्ट हैंड रूल पे जो अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर का वर्क क्या है, कैसे काम करती है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तभी लागू होता है जब दोनों उंगलियां व अंगूठा परस्पर समकोण पर हो। आप राइट हैंड रूल यूज करो या लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो तभी लागू होगा जब ये जो आपकी फोर फिंगर है, ये मिडिल वो अंगूठा, दोनों का एंगल यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, तभी आपको ये फॉलो होगा। यानी यदि ये 90 से कम होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ना तो आर्मेचर कंडक्टर के घूमने की दिशा प्राप्त कर सकते। तो इन दोनों के बीच में वो जो होता है परस्पर राइट एंगल होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम या दाएं हाथ नियम, फोर फिंगर और अंगूठा के बीच कितने एंगल का कोण बनता है, तो आप बता सकते हो समकोण यानी राइट एंगल या 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर के आर्मेचर में अनेक चालक लूप स्थापित किए जाते हैं जिससे कि अधिक टार्क उत्पन्न किया जा सके। जो डीसी मोटर होता है उसमें बताया था जो घूमता है उसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में अनेक चालक, बहुत सारे कॉयल का लूप लगा देते हैं जिससे टार्क उत्पन्न होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर फ्लक्स की दिशा परिवर्तित हो जाए तो आर्मेचर की घुमाव दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि डीसी मोटर की गति को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी घूमने की दिशा को कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि राइट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे करूं, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊं। अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। यदि हमें मोटर की घूमने की दिशा बदलना है तो पहला ऑप्शन यही होता है कि आर्मेचर फ्लक्स की दिशा परिवर्तित कर दो। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये भी होता है कि सप्लाई जो सोर्स दे रहे हैं प्लस माइनस दे रहे हैं तो वहाँ पे माइनस प्लस कर दो, यानी टर्मिनल आपस में चेंज कर दो तो हमारी जो मोटर की घूमने की दिशा है वो बदल जाएगी। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, मोटर के आर्मेचर लूप में उत्पन्न घुमाव बल, जो मोटर के आर्मेचर होता है उसमें उत्पन्न घुमाव बल यानी टार्क लूप को वामावर्त दिशा में घुमाता रहता है। क्या होता है, जो मोटर होती है उसमें जो हमारा टार्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन करना प्रारंभ करता है तो फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने लगता है। जब हमारा डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है, ये जैसे हमारा आर्मेचर घूम रहा है तो जो हमारा फील्ड फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स से छेदन करने लगेगा, यानी फील्ड फ्लक्स को कट करेगा और इसी के कारण हमारे टार्क जनरेट होते हैं और हमारा मोटर में आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। अगला क्वेश्चन, बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, मोटर में भी एक जो आर्मेचर होता है और फील्ड फ्लक्स जब दोनों आपस में कट करते हैं तो एक अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। जो अंदर ईएमएफ जनरेट होता है उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, और वो बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी बोल सकते हैं। और इस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैक ईएमएफ क्या होता है, तो आप यही बताओगे
कि जो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के आपस में छेदन होने के कारण यानी कट होने के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। आप यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, वेव बाउंड आर्मेचर के लिए ए बराबर 2 होता है, लैप बाउंड आर्मेचर के लिए ए बराबर पी होता है, जहां ए होता है आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या। इसके पहले लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग 2 होते हैं, यानी 2 तरह से आप कनेक्शन बाइंडिंग कर सकते हो। लैप बाइंडिंग, एक होती है वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में हमेशा आर्मेचर के जो समानांतर पथ होते हैं वो होते हैं 2। जो लैप होते हैं यानी जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या और पोल की संख्या बराबर होती है। यानी जो आर्मेचर में पैरेलल पथ होते हैं आपके फील्ड पोल के बराबर ही होंगे लैप बाइंडिंग में। वेव बाइंडिंग में आर्मेचर समानांतर की जो पथ होते हैं फील्ड पोल पर डिपेंड नहीं करते, वो 2 ही रहेंगे, कांस्टेंट होते हैं। ठीक, ये आपका डाउट खत्म। अब यहीं पे बोलता है कि लैप बाइंडिंग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, और वेव बाइंडिंग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। तो दोस्तों जो लैप बाइंडिंग होती है तो लो वोल्टेज के लिए की जाती है और हाई करंट के लिए की जाती है, ये लैप बाइंडिंग होती है। जो वेव बाइंडिंग होती है लो करंट के लिए की जाती है और हाई वोल्टेज के लिए वेव बाइंडिंग की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसी कौन सी बाइंडिंग है जिसे हम हाई वोल्टेज के लिए करेंगे, आपको बताना है वेव बाइंडिंग। यदि बोलता है ऐसे कौन से बाइंडिंग जो हाई करंट के लिए करना है, वो होती है लैप बाइंडिंग। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर पर आरोपित यानी उपस्थित विद्युत वाहक बल तथा बैक ईएमएफ में निम्न संबंध। जो बैक ईएमएफ होता है आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है और आर्मेचर ड्रॉप के माइनस में होता है, यानी कितना आर्मेचर ड्रॉप हुआ IaRa पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की किसी एक अक्षरेखा पर लगाए जाने वाला घुमाव बल टार्क कहलाता है। यानी जो डीसी मोटर होता है उसमें कहीं भी लोड लगा दो उसी को हम लोग टार्क कहते हैं, यानी टार्क ही किसी चीज़ को घुमाता है, ना कि स्पीड। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न HP हर्स शक्ति यानी BHP ब्रेक हर्स पावर को ज्ञात किया जा सकता है। इसका फार्मूला ये है, आप फार्मूला रट लो। अगला प्रश्न है, आर्मेचर धारा द्वारा उत्पन्न टार्क का कुछ अंश स्ट्रेस क्षतियों के कारण नष्ट हो जाता है। स्ट्रेस क्षति होती घर्षण क्षति, जिसको जो आर्मेचर में धारा होती है वो जो टार्क पूरा आउटपुट में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कुछ घर्षण के कारण नष्ट हो जाती है। अगला है, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती तथा फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड जो होती है, स्पीड बैक ईएमएफ अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, स्पीड के और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले आपको आता भी होगा। सीरीज मोटर में सारी चीज़ें सीरीज पे लगी होती हैं। अगला है, डीसी सीरीज मोटर में कम लोड पर टार्क का मान भी कम होता है क्योंकि आर्मेचर धारा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न रहता है। यानी यदि डीसी मोटर में लोड कम है टार्क भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आर्मेचर धारा फील्ड फ्लक्स का मान निम्न है। अगला प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर ऐसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें उच्च स्टार्टिंग टार्क एवं उच्च त्वरण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डीसी मोटर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, डीसी मोटर का टार्क के किस पर डिपेंड करता है। ये सारे आपको डाउट खत्म हो गए होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो।
आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।